बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्लास थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, क्योंकि हमने 5:40 तक का टाइम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। ओके। जी क्लास, let's start the discussion for today's topic.
मैंने आपके सामने ये सिलेबस अभी ओपन किया है और इस सिलेबस के अंदर जो मैंने एरियाज हाईलाइट किए हैं ये हमारी पेंडिंग चीज़ें रह गई हैं। मैंने आज आपको शेयर्ड फोल्डर के अंदर ना ये एक लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 13 और ये 21 सीरियल नंबर, ये दो लेक्चर्स अपलोड किए हैं इसमें शेयर्ड फोल्डर के अंदर। तो ये आप देखिएगा, ये बहुत सिंपल सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं। कोशिश करके मैं ये बाकी जो ग्रीन एरियाज है ना, ये वाला ग्रीन एरिया IFRS 5 वाला और ये IS 8 वाला, ये भी मैं कोशिश करके ना इसको रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि हमारा फोकस अब होना चाहिए। जो ये येलो मैंने आइडेंटिफाइड किए हैं, ये 3 एरियाज हमारे बड़े अभी रहते हैं। ये वाला एरिया इतना बड़ा तो नहीं है रेवेन्यू का, लेकिन इसके अंदर इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैलकुलेशंस थोड़ी ट्रिकी हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा कैश फ्लो और इनकम टैक्सेस, ये दो एरियाज हैं जो कि न्यूमेरिकली ज़्यादा कवर करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाली जो हमारी अब प्रायोरिटी क्लासेस हैं उसमें हम कैश फ्लो और इनकम टैक्सेस को पहले कवर कर लें और रेवेन्यू के साथ साथ उसके बाद ये हम ग्रीन एरियाज रिमेनिंग की तरफ जाएंगे। तो द कोर्स इज़ इन आवर ग्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। ये चीज़ें सारी मैंने डिस्कस ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये येलो वाला जो आपने हाईलाइट किया, ये आखिर में जाएंगे, ये तो लास्ट पे करेंगे? नहीं नहीं, ये अभी पहले करेंगे, पहले पहले ये करने येलो जो एरिया ना ये पहले करेंगे। ये यानी IFRS 15, IS 7 कैश फ्लोज और इनकम टैक्सेस का जो एरिया है ना, ये हम जी सर। पहले कंप्लीट कर लेंगे ना। ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये पहले इंपॉर्टेंट से मुराद ये कि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। बाकी जो थ्योरेटिकल एरियाज है ना, वो थ्योरेटिकली तो हम इतना मुश्किल नहीं होता, वो एक एक दो दो क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से, मंडे से इंशाल्लाह हम ये रेवेन्यू या कैश फ्लो इसको स्टार्ट करें। डेफर टैक्स हम इंशाल्लाह इनके बाद डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो का एरिया थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कैलकुलेशंस में ज़्यादा है, वो हम प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लेते हैं। सर, ये जो आपने बनाया था, पेयर बनाया था डिस्क्लोजर स्टैंड की, हम भी मुकम्मल कर लेंगे सर। हाँ जी, वो करेंगे। बाकी जो कुछ रह गए वो बाद में करेंगे फिर हम। हाँ कर लेंगे, करेंगे सारी चीज़ें करवाऊंगा, कोई चीज़ छुड़वाऊंगा नहीं, इंशाल्लाह करवाऊंगा हर चीज़ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्योंकि देखिए सर। कुछ कुछ प्रायोरिटी होती है ना, कुछ चीज़ों की टाइम के हिसाब से हमने देखना होता है। क्योंकि अब फिजिकल क्लासेस तो अब मेरा ख्याल है आपकी नहीं होंगी, आपकी ऑन कैंपस, ये सॉरी ऑनलाइन ही चलेंगी। तो अब उसमें प्रायोरिटी फिर रखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है फिर हम फिजिकली भी मूव करेंगे डिफरेंट जगहों पे, तो फिर ये ऑनलाइन के लिए फिर इसको जो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आपका सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, उसमें आप परेशान ना हो। बाकी आपके पास हर चीज़ है, मैं आपके शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो जो चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ वो सारी सारी शेयर्ड फोल्डर में मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर रहा हूँ। हर चीज़, आज का लेक्चर भी शेयर फोल्डर में अपलोडेड है। ओके जी। सर जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये मेरे लेक्चर नहीं है, ये असल में ना इससे आपसे मैं शेयर करूं, मेरा एक ना यूट्यूब चैनल भी है। तो मैंने उसके लिए ये कुछ लेक्चर्स ना अपने रिकॉर्ड करके रखे थे, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं ये जो 2 लेक्चर्स थे इनको मैं अपलोड नहीं कर सका ड्यू टू सम कोई स्पेशल मैटर्स थे। लेकिन जो आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ना, इसके जो आप अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये ICMA की प्रॉपर्टी है, वो आपको ICMA की तरफ से मिल जाएंगे, ठीक है। वो जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि सर लेक्चर रिकॉर्ड करें, वो असल में मैंने उनको हर दफ़ा कहता रहता हूँ, लेकिन वो ऑब्वियसली उनका एक प्रोसीजर है जिस पे उन्होंने करने हैं, ठीक है। वो तो उनका काम है, वो उन्होंने कर देने हैं। अब वो जल्दी करें देर में करें, ये उन्होंने कर देने हैं बहरहाल। और मैं अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना, इन सब के मैं अपने स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के लिए लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दूंगा सारे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस चीज़ को हैंडल करना, तो वो फिर टाइम निकलने के ऊपर होता है।
लेकिन बहरहाल मैंने वो काम स्टार्ट किया हुआ है, उसके लिए मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ। ओके जी, आज का जो स्टैंडर्ड है दैट इज IS 37 और बड़ा जिस हमने कल स्टैंडर्ड पढ़ा था IS 10, इस तरीके का ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड है और इसकी प्रैक्टिकली बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो दो स्टैंडर्ड है ना, ये जो IFRS 5 और ये IS 8, ये बहुत छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। ये इंशाल्लाह कल हम कवर कर लेंगे, दोनों ये दो कवर हो जाएंगे कल इंशाल्लाह। तो हमारे मेजर ये जो ब्लॉक है ना, ये पूरा कवर हो जाएगा। IS 24 के अंदर इतनी चीज़ें नहीं है, वो आप जस्ट एक रीड भी कर लेंगे ना, अपने बुक को रीड भी कर लेंगे तो वो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो भी मैं फिर किसी वक्त आपको डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिर हम कैश फ्लो के ऊपर काम प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे। ओके जी। IS 37, अच्छा IS 37 की डिस्कशन बहुत अंदाज से, बहुत डिफरेंट अंदाज से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ना प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। प्रूडेंस, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है जी अकाउंटिंग में, प्रूडेंस। अच्छा, प्रूडेंस की भी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन बेसिकली प्रूडेंस जो है ना, वो एहतियात को कहा जाता है, कंजर्वेटिव बिहेवियर को कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो इंसान है ना, ये एक डरपोक मखलूक है, ये डर जाती है और ये डरती है, और तो अपने वो कहते हैं ना कि फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखो, पता नहीं है आने वाले बुरे दिनों का। ये बात अक्सर आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि जी सेविंग फॉर द रेनी डे, या आज बचाओगे तो कल खाओगे, अगर आज खाओगे तो कल क्या खाओगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो प्रूडेंस भी ना इसी तरह के इंसान के एक रैशनल या सॉरी नेचुरल बिहेवियर की एक समझ लें कि अक्कासी करता है। एहतियात कहते हैं बेसिकली कि आप एहतियात करें। एहतियात क्या करें, हमें प्रूडेंस को डिफाइन किया था अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कि एसेट्स should not be overstated and liabilities should not be should not be understated, ठीक है। अच्छा, इस चीज की इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से तो एसेट्स होते हैं, लेकिन एसेट का जो जो जोड़ा बनता है ना, वो प्रॉफिट लॉस में वो रेवेन्यू बनता है, क्योंकि रेवेन्यू जाके अल्टीमेटली एसेट्स में बिल्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यूज हैं, जो रेवेन्यू रिकग्निशन है या रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड विद ड्यू केयर। अब इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बनाया गया है IFRS 15 का रेवेन्यू के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जो अभी आजकल बड़ा डिबेट है। IFRS 15 इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेवेन्यू रिकग्निशन का कि ISB ने इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेज स्टैंडर्ड लिख दिया है कि नहीं रेवेन्यू, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रूडेंस है ना, देखें जब आप वो कहते हैं ना कि जब आपने किसी बीमारी को रोकना होता है या किसी नेगेटिव चीज को रोकना होता है, उसकी जड़ को काटते हैं। तो एसिड्स का ओवरस्टेट हो जाना बीमारी है, कारोबार की बीमारी है ना जी। आपके पास एक एसेट ही नहीं है, आप उसको शो कर रहे हो, तो एसेट का कारोबार में ज्यादा रिपोर्ट हो जाना बिजनेस के लिए बीमारी है, और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बहुत हद तक खराब भी हो जाती है, तो कंपनीज को ले डूबती है, जिसमें एनरॉन का केस आपके सामने है, वर्ल्ड कॉम है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये इसी वजह से डूब गई हैं। तो लोगों ने जब बैठ के इसके ऊपर वर्कआउट किया तो उसने कहा यार एसेट बिल्ड कब होते हैं, पता लगा जी एसेट तो बिल्ड रेवेन्यू की वजह से होते हैं। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के प्रिंसिपल को इतना टाइट कर दो कि जो एसेट बिल्ड होना वो जेन्युइन बिल्ड हो, मतलब ऐसा एसेट बिल्ड ही ना हो जिसके अंदर कोई फ्लॉ हो। तो लिहाजा IFRS 15 डेवलप किया गया और उसको बनाया गया। ये प्रूडेंस क्या ही एक समझ लें कि एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। लेकिन इसके साथ साथ लायबिलिटीज के हवाले से ये कहा गया कि लायबिलिटीज को अंडरस्टेट ना करें।
यानी आप क्या करें कि जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन एंटीसिपेशन। इन एंटीसिपेशन यानी अगर आपको कोई डर लगता है कि यार ये मेरा एक्सपेंस होने वाला है या हो जाएगा, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लायबिलिटीज अंडरस्टेट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेंसेस बिल्ट होते हैं लायबिलिटीज में जाके। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यूज को एंटिसिपेटेडली रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। यानी इसका जो इसकी इम्प्लीकेशन ये है प्रूडेंस की कि रेवेन्यूज एंड गेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, रेवेन्यूज एंड गेन्स can never be anticipated। यानी उनकी कभी आप एंटीसिपेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप एक्सपेंसेस की एंटीसिपेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसी एंटीसिपेशन ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर ये हमारा स्टैंडर्ड डील कर रहा है। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड की जो बेसिकली ना दो एरियाज हैं, मैं इसको यहां तो 3 एरियाज लिखे हुए ना, मैं इसको 2 एरियाज में डिवाइड करता हूं, ये जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, नंबर 1 इज प्रोविजन और नंबर 2 इज कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज, ये 2 एरिया। अब कंटिंजेंसीज के अंदर कंटिंजेंसीज एसेट की भी होती है और कंटिंजेंसी लायबिलिटी की भी होती है। ठीक है, तो 2 ही चीजें हैं स्टैंडर्ड के अंदर, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसी। तो इसको भी हम ऐसा ऐसा सेपरेट डील करेंगे। पहले हम प्रोविजन को डील करेंगे और फिर हम कॉन्टिंजेंसीज को डील करेंगे। मैंने ये नोट्स आपको इसलिए भेज दिए कि फिर वो जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, वो बाद औकात वो टाइम बहुत ले जाता है। तो ये चूंकि थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड था और हमने इसको आज की क्लास में टाइमली इसको कंप्लीट भी करना है, तो लिहाजा मैंने ये आपके पास ये नोट्स शेयर कर दिए थे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो एक कंटिन्यूम है, कंटिन्यूम ऑफ इवेंट्स लाइकलीहुड। यानी जब हम किसी इवेंट की हैपन होने या ना होने की चांसेस को डिस्कस करते हैं ना, तो हम ये कुछ पॉइंट्स जनरल रूल ऑफ थंब के तौर पे ना डिफाइन करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि एक इवेंट सर्टेन है, जब एक इवेंट सर्टेन है तो उसके होने का चांस 100% होता है, ये एक एक्सट्रीम है। और जब कहते हैं ना कि इवेंट एक इम्पॉसिबल है तो उसके होने का चांस 0% होता है। ये 2 एक्सट्रीम की बात मैंने कर दी है। यानी एक तरफ एक एक्सट्रीम क्या है कि एक यकीनी इवेंट है, यानी वो 100% होना ही है। जैसे कल हफ्ता है तो कल हफ्ते होने की जो चांसेस है वो 100% है। ठीक है, लेकिन कल इतवार है, इसके चांसेस 0% है। मतलब कल का हफ्ता होना सर्टेन है और कल का इतवार होना क्या है, इम्पॉसिबल। ये इसकी मैंने 2 स्कीम बता दिया। अब नेचुरली जब हम बिजनेस के अंदर डील करते हैं तो इवेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। किसी इवेंट के हैपन होने का चांस इस कंटिन्यूम के अंदर मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम जरा इन 2 स्टीम से बाहर आते हैं, हम जरा मैनर रवि की बात करते हैं। तो जब हम मैनर रवि की बात करें ना जी, तो इसके दरमियान कुछ हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी वर्चुअली सर्टेन, सर्टेन तो नहीं लेकिन तकरीबन सर्टेन है। तो हम कहते हैं जी 90 से 99% तक जो अगर कोई चांसेस हो ना किसी इवेंट के हैपन होने के, तो वो वर्चुअली सर्टेन है। जैसे अगर आप देखिए ना, तो अगर आपको वेदर फोरकास्ट दी जाए, तो वेदर फोरकास्ट के अंदर अगर आपको सुबह देखें तो आपको अगर उसके अंदर बादल नजर आए तो आप बोलेंगे यार ये रात बारिश होने का चांस ना बड़ा पक्का है। तो यानी कुछ वर्किंग उन्होंने की है, तो ये वेदर फोरकास्ट होती है। 100% तो नहीं कह सकते ना कि आप, वो तो अल्लाह को पता है जी कब बारिश होनी। और बड़ी दफा ऐसा भी होता है कि बारिश की प्रेडिक्शन होती है लेकिन नहीं होती, क्योंकि ये तो रब के काम है जी, ये तो हम इंसान तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट करीब है वो है जी प्रोबेबल। और मैंने आपको शुरू बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 50% से ज्यादा, यानी 51% से ऑनवर्ड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है पॉसिबल इवेंट्स की होती है, यानी वो 20% से 49% के दरमियान जो है वो
वो जो इवेंट्स है वो पॉसिबल इवेंट्स कहलाते हैं, और जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन 20% होती है वो रिमोट इवेंट्स कहलाते हैं। तो ये देखिए ना, मैं अगर आपको बोलूं कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो वो आपके लिए क्या होगा? वो पॉसिबल इवेंट होगा। मैं कहूँ जी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 15% है, तो आप बोलें जी वो रिमोट है। मैं कहूँ जी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 70% है, तो आप बोलें जी ये प्रोबेबल इवेंट है। मैं कहूँ जी 95% है, तो आप बोलें जी वर्चुअली सर्टेन है। ये अच्छा, ये ना कहीं ये लॉ नहीं है, ये प्रैक्टिस के अंदर लोग जनरल जब डिस्कशन करते हैं ना आपस में, अकाउंटेंट्स या एक्चुअरीज जो एस्टिमेशंस के ऊपर ज्यादा बात कर रहे होते हैं, तो वो ये टर्म्स यूज करके इसी प्रोबेबिलिटीज को वो कोई रेफर कर रहे होते हैं उनके जहन में। जब मैं कहता हूं ना, मैं कहूँ जी मेरे लिए एक चीज इम्पॉसिबल है, तो मीन्स के उसका चांस 0% है। मेरे लिए सर्टेन मतलब 100% है, प्रोबेबल मतलब इतने परसेंट है। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि जब हम किसी वर्ड को डिफाइन करें या बताएं तो उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी आपके माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कंटिन्यूम पहले डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे इस सबसे जो पहला एरिया है, मैं ये प्रोविजन को स्टार्ट करूंगा कि प्रोविजन क्या है। ठीक है, अभी हम जितनी भी बात करेंगे वो सिर्फ प्रोविजन पे करेंगे, और प्रोविजन के मुतालिक जो चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपकी बुक है ये, अच्छा ये बात मैं आप मेरे जहन में आ गई, आपकी बुक के अंदर चीजें इंतहाई आसान लिखी हुई हैं, इंतहाई आसान लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आपको जो मैंने कल IAS 10 पढ़ाया, उसके बाद आप जाके बुक पढ़े तो आप इसको एक कहानी की तरह पढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ये IAS 37 अभी क्लास में पढ़ लेंगे ना, इसके बाद अगर आप बुक खोलेंगे ना तो उसके अंदर 12 से 15 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। वो 12 से 15 एग्जाम्पल्स, यकीन करें कि जब आप ये कॉन्सेप्ट सारे स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए वो एक कहानी की तरह होगी, बिल्कुल जिसे एक दिलचस्प कहानी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक को अब अपने अपने फोकस करना है। और मैं जो जो मेरे लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे बुक पढ़ने के या बुक को भी कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके बुक के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मैंने कवर ही नहीं की है। ठीक है ना, तो ये चीज जाके बुक को जरूर रेफर करें। मैं आपको पेज नंबर भी आप उसका इसका बुक का ना बता दूंगा। IAS 37 का, IAS 37 का पेज नंबर बुक के अंदर है जी 177। ठीक है, तो 177 पे ये 4-5 पेजेस का चैप्टर है। ये अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है। चले जी इसको डिस्कस करते हैं, प्रोविजन को। अच्छा, प्रोविजन की डेफिनेशन बड़ी आसान है जी। ये एक लायबिलिटी है, सबसे पहले तो ये एक लायबिलिटी है। यानी जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसकी नेचर बताती है ना कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, सबसे पहले हमने इसको ये कवर कर दिया। लेकिन लायबिलिटी भी आम लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी के अंदर एक स्पेशल फीचर अवेलेबल है कि उसके अंदर गैर यकीनी है टाइम के हवाले से, यानी कब पे करनी है वो लायबिलिटी ये आपको नहीं पता, या पता है तो कंफर्म नहीं पता, या आपको उसका अमाउंट नहीं पता, या दोनों नहीं पता। भाई आपको ये तो पता है कि टाइमिंग क्या है लेकिन अमाउंट का नहीं पता, आपको अमाउंट पता है लेकिन टाइमिंग का नहीं पता, या दोनों नहीं पता। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी पाई जाती है लायबिलिटी के लिए, लेकिन उसके अंदर अनसर्टेनिटी किस चीज में है? टाइमिंग के अंदर है और अमाउंट के अंदर है। ये अनसर्टेनिटी नहीं है कि ये लायबिलिटी नहीं है, ये तो सर्टेनिटी है कि ये लायबिलिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी का जो लेवल है वो इस सेंस में है कि टाइमिंग नहीं पता और अमाउंट नहीं पता। ठीक है, अब इसकी मिसाल ये है कि आपने ये, वैसे नीचे में एग्जांपल दी भी है, ठीक है, उसको भी मैं देख लेता हूं, लेकिन जनरल सी मिसाल लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट कस्टमर को सेल की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। अब वो आपके उसके साथ उसको आपको वारंटी कार्ड भी दिया कि भाईजान अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वारंटी क्लेम के लिए आ जाइएगा। अब आपको ये तो पता है कि ये शख्स ने वारंटी क्लेम कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये वारंटी कब क्लेम करेगा और कितनी की वारंटी क्लेम करेगा, क्योंकि डैमेजेस की भी लेवल होता है ना, एक छोटा डैमेज है, एक बड़ा डैमेज है, फिर डैमेज हो कब रहा है, अभी हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, 15 दिन के बाद हो रहा है, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये जो एक लायबिलिटी है बड़ी स्पेशल किस्म की, इसके अंदर आपको टाइमिंग भी नहीं पता और अमाउंट भी नहीं पता। ये वाहिद एक चीज है इसमें दोनों नहीं पता। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें।
अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये मैंने देखे यहाँ पे दोबारा डिफाइन भी कर दिया और मैंने प्रूडेंस से ही कॉन्सेप्ट का स्टार्ट किया है कि अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी इसके अलावा भी और एग्जांपल हो सकती हैं। ये मैंने चंद एग्जांपल आपके सामने रखी हैं और जो हमारी अब हम अकाउंटिंग इतनी हद तक पढ़ चुके हैं कि ये तमाम अकाउंटिंग की चीजें हमें बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे लीगल केस है, अगर कोई लीगल केस कंपनी के खिलाफ चल रहा है और उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देगा, तो ऑब्वियसली ये एक आपके ऊपर लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फैसला कब आना है और ये भी नहीं पता कि आपकी पेनल्टी कितनी होनी है। बस देखिए ना, आपके ऊपर पेनल्टी तो डिफाइंड हो गई, चले आप कहें सर पेनल्टी तो डिफाइन है, लेकिन ये नहीं पता कि फैसला कब आना है, कब जाके वो एविडेंसेस प्रूफ होंगे और जो आपके खिलाफ फैसला होगा, और ये होता भी है कि नहीं होता, ये भी एक बात है। भाई आपके खिलाफ एक केस हुआ, जरूरी तो नहीं है कि आप ही हारोगे, दूसरी पार्टी भी हार सकती है, ठीक है। वो डैमेजेस आपको फिर बजाय कि आपको देने के, आपको लेने पड़ सकते हैं। आप कहिए जी मेरी मेरी गुडविल को आपने इफेक्ट किया, लिहाजा मुझे इतना आप इसके ऊपर हर्जाना पे करो, ठीक है। तो ये लीगल केसेस के ऊपर एक एग्जांपल है। आपको अगर उसके अंदर ये कंटिन्यूम, अभी हम बात करते हैं कि हमने किस लेवल पे जाके प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है, उसकी क्या कितनी सर्टेनिटी की पावर कितनी होगी जब हमने प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है, इस पर हम बात अभी करते हैं। इसके अलावा एंटिटी सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक को हमने बात कर ली है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है, ये अब आपको नहीं पता कि एम्प्लॉय ने कब रिटायर होना है। चले ये तो पता है रिटायर होना, लेकिन वो उसकी डेथ भी तो सकती है, खुदा ना खासा उसकी डेथ पहले होगी रिटायरमेंट से, अब आपको नहीं पता कि उसकी डेथ कब होगी, ये भी एक अनसर्टेन सिचुएशन है। इनकम टैक्सेस है, इनकम टैक्सेस की प्रोविजंस भी हम क्रिएट करते हैं इंशाल्लाह। IAS 12 हम अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ इसके ऊपर बात करेंगे। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बैड डेट्स की प्रोविजंस होती हैं, ये तो नहीं पता भाई कस्टमर ने कब बैंकरप्ट होना है, ठीक है, कितने से होना ये भी नहीं पता होता, हम वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं अमाउंट। आईकॉम पार्ट 1 से हम यही एंट्रीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है। आईकॉम पार्ट 1 से हम ये एंट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये चीज बड़ी आसान, हमें पता है कि उस वक्त हमें ये भी नहीं पता कि कस्टमर ने कब बैंकरप्ट होना है और ये भी नहीं पता कि कितने से होना है। हाँ, उसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी उसके लिए बड़े सारे मेथड आपने पढ़े होंगे, एजिंग होता है उसके अंदर, मोस्ट लाइकली मेथड होता है, वो चीज़ सारी पढ़ी होंगी। तो ये है जी कॉन्सेप्ट प्रोविजन का। सर जी सर ये प्रोविजन है, बजाय तौर पे तो सर हमें फंड की तरह लग रही है, फिर भी सर हमें इसको लायबिलिटी नहीं किस नहीं, तरह फंड काउंट फंड करें? फंड फंड कोई नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर अगर कोर्ट केस हुआ है तो आपने पेमेंट करनी है ना, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, फंड तो नहीं हो गया। सर जिस तरह आपने बताया कि अगर आप केस जीत जाते हैं तो वो आपको पेमेंट होगी, तो वो अगर तो दूसरी पार्टी वो तो एक पॉजिटिव कंडीशन है ना। पॉजिटिव कंडीशन में हम कभी भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नेगेटिव कंडीशन में प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे ना, लायबिलिटी जब होगी। भाई अगर आप केस जीतने के उसमें हैं, तो मैंने ऊपर ऊपर ही बात की है कि जब तक आप केस जीत नहीं जाते आप एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये देखिए ऊपर मैंने बात की तो की है कि रेवेन्यूज एंड गेन्स कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने केस हार जाना है और आपके लॉयर ने आपको ये कह दिया है कि जी आप तो केस हार गए, तो फिर तो आपको ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको ये एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। और एक्सपेंस ये याद रखें, ये नोट करें इधर, प्रोविजन को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है हमेशा एक्सपेंसेस या एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और प्रोविजन। अब आप सवाल पूछेंगे सर ये बात तो समझ में आती है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, हमने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया, हमने ये जो इनकम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट किया, लेकिन ये एसेट क्यों डेबिट करते हैं और कब डेबिट करते हैं? ये एसेट आप पढ़ के आए हैं IAS 16 में डिसमेंटलिंग की प्रोविजन। जब डिसमेंटलिंग की प्रोविजन हम रिकॉर्ड करते हैं ना जी, तो वहां पे फिर हम एसेट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा स्पेशलाइज केस है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि नॉट फॉर एग्जांपल यहाँ EG प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ताकि आपको याद रहे। नॉर्मली तो एक्सपेंस ही डेबिट होता है ना जी, डिसमेंटलिंग, ठीक है। तो प्रोविजन रिकॉर्ड तो होनी है, अब प्रोविजन कब रिकॉर्ड होनी है उसके बारे में बात करते हैं।
अच्छा, अब प्रोविजन एक लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी को हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा मजीद, ठीक है। और ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, जब हमने फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था तो मैंने ये बात उधर डिस्कस की थी, लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे नए हैं साथी हमारे क्लास के अंदर, तो ये बात मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। इसका ना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये, या नोट कर लें इसको, क्योंकि ये चेंज करूँगा मैं, ठीक है जी, ओके। जी सर, ले चलें, लिए। ओके जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। इसके बाद लायबिलिटी को डिफाइन करते हैं जी। अब ये जरा क्विकली थोड़ा सा दिखेंगे इसमें चीज़ों, मैंने बहुत टू द पॉइंट, और मैंने 15-20 पेजेस के नोट्स को मैंने जस्ट 2 पेजेस के नोट्स पे कन्वर्ट कर दिया है। टू द पॉइंट बात है और इसमें डिस्कशन ज़्यादा है, लिखा हुआ कम होगा जी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आज की डेट में आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी किसी पास्ट इवेंट के होने के बाद आपके ऊपर डाली गई है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंपनी में से आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, यानी आपको कैश पे करना पड़ेगा, कोई एसेट देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी की बड़ी स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। तो प्रोविजन भी एक लायबिलिटी है, ठीक है, जिसका जो प्रेजेंट लायबिलिटी होगी, भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी आगे, जब ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना हम, तो मैं इस चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, लायबिलिटी दो तरह की होती है जी, एक लीगल लायबिलिटी होती है और एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होती है। लीगल लायबिलिटी जो है उसके 3 सोर्सेज हैं। या वो कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में क्रिएट होगी, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, या कानून साजी हुई हुई है, कानून पास हुआ हुआ है, या आपने कोई कानून तोड़ा है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी होगी तो आपकी लायबिलिटी लीगल लायबिलिटी कहलाएगी। और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैंने किया नहीं है। नंबर 1 इज पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, यानी इस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, नंबर 1। और नंबर 2 है पब्लिश पॉलिसीज। या तो आप पिछले कई सालों से ये काम करते हुए आ रहे हो, ठीक है, या आपने किसी को अनाउंस किया हुआ है। जैसे आप अपनी दुकान के बाहर लिख देते हैं 50% ऑफ, ठीक है, तो 50% ऑफ आपने लोगों से कोई एग्रीमेंट तो नहीं ना किया हुआ, लेकिन आपने एक पॉलिसी पब्लिश की हुई है। आपने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि जी हाँ, वी आर दी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वी आर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है, हम कोई जेंडर बायस नहीं करते एम्प्लॉयमेंट देते हुए। ये आपकी पॉलिसी है, पब्लिश पॉलिसी है। पास प्रैक्टिस क्या है कि आप हर साल जो है वो ईद से पहले या ईद पे अपने एम्प्लॉइज को बोनस देते हैं, और पिछले 20 साल से देते हुए आ रहे हैं। इन दोनों काम में आपने कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता अगली पार्टी से, लेकिन आप उसके माइंड में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं। ये वैलिड एक्सपेक्टेशन का अगली पार्टी के दिमाग में होना ही आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट करवाता है, ठीक है ना। तो 2 तरह की लायबिलिटी होती है जी, लीगल लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। और लायबिलिटी होने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी होता है। किसी प्रोविजन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं, 3 क्राइटेरिया हैं। जैसे मैंने आपको बड़ी जगह पे निमोनिक बताए थे, जैसे मैंने सेक्टर बताया था, इसलिए PPR, देयर आर 3 क्राइटेरिया। सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, जो ऊपर बात हम कर चुके हैं। दूसरा प्रोबेबल आउटफ्लो, यानी जो ऊपर कंटिन्यूम मैंने बताया था ना, कंटिन्यूम, उस कंटिन्यूम में 50% से ज्यादा चांस होने चाहिए उस इवेंट के हैपन होने के। और तीसरा है कि उसकी जो अमाउंट है वो आप किसी रिलायबल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकें। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी नहीं ना होगी तो वो आपकी प्रोविजन नहीं है। फिर आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर आप कुछ और करेंगे। वो कुछ और क्या है, मैं अभी वो नीचे डिस्कस करूंगा आपसे।
लेकिन प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी। ये तीनों कंडीशंस, बाज़ वक्त पता क्या होता है, बाज़ औक़ात आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होती है, बाज़ औक़ात प्रोबेबल आउटफ्लो भी होता है, लेकिन आप उस अमाउंट को किसी रिलायबल बेसिस की वजह से एस्टिमेट नहीं कर पाते, लिहाजा आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑडिटर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है। आपने शेयर होल्डर को एक्सपेंस इंक्रीज करना है, आपने टैक्स बचाना है। भाई ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप अननेसेसरी एक प्रोविजन क्रिएट करें जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती हो, और आप उसकी मदद से क्या करें, प्रॉफिट को भी कम कर लें और रिजल्टेंटली टैक्स को भी कम कर लें। तो टैक्सेशन वाले कभी भी उस प्रोविजन को अलाउ नहीं करेंगे, और अव्वल तो टैक्सेशन वाले प्रोविजन को मानते ही नहीं है। ये जो इंशाल्लाह IAS 12 पढ़ेंगे ना हम, तो उस पर बात करेंगे कि आइए जो हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो तो अक्रूवल को मानता नहीं, वो तो कैश बेस अकाउंटिंग पे चलता है। लेकिन फिर भी बहरहाल आपने अपना जो शेयर होल्डर है उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो कम कर दिए ना एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके, जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि पैसा आपका नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूं ना, ये बहुत सारी बातों का जवाब है जी कि पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी नहीं है कि अगर पैसा आपका तो आप जो मर्जी करें, क्योंकि उसमें भी पैसा भी, वो भी पैसा आपका नहीं है, वो भी किसी की अमानत है। ठीक है, तो रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए, प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी। मैंने ऑल का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑल कवर्ड, ऑल कंडीशन। अच्छा, अब जिस तरह हम स्टैंडर्ड्स के अंदर बात करते हैं कि हर चीज की इनिशियल मेजरमेंट होती है और हर चीज की सबसीक्वेंट मेजरमेंट होती है, यहां भी हम ऐसी बात करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सर ये लायबिलिटी की जरा दोबारा एक्सप्लेन कर लेते। लाइबिलिटी, ये डेफिनेशन में क्या है? लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट नहीं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन सारा सारे पॉइंट सर। नहीं मतलब शुरू से एक्सप्लेन कर दूं? नहीं हाँ ये ऑब्लिगेशन स्लैश लायबिलिटी जो सारी वो है ना सर, थोड़ा सा और इधर सर डाल ले। अच्छा, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था आपका? जी जी। लाइबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ये मैंने पहले ही वैसे बताया था जब हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे ना, कि लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन है, अभी ऑब्लिगेशन। ऐसे नहीं है कि आने वाले दिनों में हम कोई चीज परचेज करेंगे तो उस पर हमारी लाइबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई चीज आने वाले दिनों में परचेज करेंगे उधार, तो आप लाइबिलिटी पहले से रिकॉर्ड कर लो, नहीं कर सकते आप ऐसा। आपके लिए आज के दिन वो पे, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आज होनी चाहिए, और उसकी दो टाइप्स हैं, लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है जिसका लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होती है, यानी आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई कानून के तहत आप वो लायबिलिटी पे कर रहे हो, या किसी कानून को आपने तोड़ दिया है, खुदा न खास्ता कोई किसी की वायलेशन कर दी है, तो उसके ऊपर जो लायबिलिटी पे होगी तो वो लीगल लायबिलिटी कहलाएगी। जबकि जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होती है वो आपकी पब्लिश पॉलिसीज और इस्टेब्लिश पास प्रैक्टिस की बुनियाद के ऊपर आपके ऊपर अराइज होती है। ठीक है जी, ओके जी। अब हम इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे और सबसीक्वेंट मेजरमेंट की बात करेंगे प्रोविजन के हवाले से। चलिए जी, पहले हम बात करते हैं इनिशियल मेजरमेंट की। सबसे पहले जब भी हम कोई इवेंट की या किसी लायबिलिटी वाले इवेंट की मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो हम इन इवेंट्स को ना दो हिस्सों में या दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। वो इवेंट जो बार बार होते रहते हैं, इसे रिकरिंग इवेंट्स कहते हैं, और वो इवेंट्स जो एक दफा होने होते हैं, यानी उस तरह का इवेंट दोबारा नहीं होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो इवेंट बार बार होते रहते हैं ना, उसमें बैड डेट्स है कि बैड डेट्स तो हर दफा ही होगा। आपने सेल किया है फिर बैड डेट हो जाएगा, सेल किया फिर बैड डेट हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट सेल किया है, वारंटी आएगी, वारंटी फिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं ये ऐसी लायबिलिटीज जो रिकरिंग इवेंट्स की वजह से हो, और ऐसी लायबिलिटी जो वन ऑफ इवेंट है। यानी फॉर एग्जांपल एक कोर्ट केस है, अब हर रोज तो कोर्ट केस नहीं आपके ऊपर हो रहा, कभी होता है कभी नहीं होता। अगर होता भी है तो उसकी नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये
वन ऑफ इवेंट है। तो पहले देखा जाएगा कि इवेंट की नेचर क्या है, रिकरिंग इवेंट है या ये वन ऑफ इवेंट है। अगर रिकरिंग इवेंट है तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन देता है कि आप प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उस इवेंट वो इवेंट होता रहता है और आपको उसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पता है या पास प्रैक्टिस पता है। मिसाल के तौर पे आप जब बैड डेट एस्टिमेट करने की बात करते थे ना बचपन में, तो वहां पे एक सेंटेंस लिखा होता था कि पास प्रैक्टिस सेज कि 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज एस्टिमेटेड टू बी बैड। अब ये 5% का अमाउंट आपको किसने बताया? आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ने बताया। क्यों बताया? कि ये जो इवेंट था ये इस तरह का इवेंट होता रहता है, ठीक है। लिहाजा जिस इवेंट का होना पास्ट के अंदर अवेलेबल हो या एविडेंस उसकी पास्ट में अवेलेबल हो, तो हम उसके ऊपर उसके फ्यूचर में होने के लिए प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बुनियाद के ऊपर होगा, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने ना यहाँ पे लिख भी दी ताकि वो टाइम जरा बच जाए। फॉर एग्जांपल एक वारंटी की हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब आपने वारंटी की मिसाल ली है तो आपको पता लगा जी कि हमारे पास ना या तो माइनर डिफेक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट के अंदर छोटा सा डिफेक्ट होगा, या मेजर डिफेक्ट होता है, या डिफेक्ट होता ही नहीं है। भाई तीन ही मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर है ना, जिसने अब आपने वो जो पढ़ी हुई है, अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो ये इसको कहते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर, ठीक है जी। तो ये स्टेट्स ऑफ नेचर मैक्सिमम तीन ही है ना जी, या तो डिफेक्ट छोटा होगा या बड़ा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जब छोटा डिफेक्ट होता था तो उसके ऊपर 80 रुपए की कॉस्ट आती है पर यूनिट या टोटल। अगर बड़ा डिफेक्ट हो तो 250 रुपए कॉस्ट आती है और 0 पे तो कोई कॉस्ट आती नहीं है। आपकी पास प्रैक्टिस ने बताया कि यार अगर हम 100 प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो जो माइनर डिफेक्ट है ना, या 100 अगर हमारे पास क्लेम आते हैं, 100 क्लेम आते हैं, तो 100 क्लेम में से 40% क्लेम छोटे छोटे क्लेम होते हैं, यानी 40% की प्रोबेबिलिटी होती है। और बाकी जो 50% क्लेम है वो बड़े होते हैं, और 10% तो क्लेम उसमें जो कोई डिफेक्ट ही नहीं होता, वो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग इश्यू होता है। जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीद के ले जाएं और मोबाइल नहीं चल रहा, तो आप दुकान पे लेके जाते हो, तो दुकानदार कहता है यार आपने इसको स्टार्ट ही नहीं करना है आपको, तो आपने तो इसको चार्ज तो पहले सही तरीके से करो, ठीक है। तो बाद वक्त ऐसा होता है कि आप वारंटी क्लेम तो करते हो, लेकिन वो एक्चुअली किसी डिफेक्ट की वजह से नहीं होती, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इश्यू होता है, ठीक है। तो वो 10% केसेस में आप कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग इश्यू होता, आपने उसको समझा दिया तो वापस चला गया, वो उस पर कोई कॉस्ट नहीं आपकी आई, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या किया, आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट की है। ये जो 157 रुपीज आया है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट हुई है, और इसी अमाउंट से फिर हम प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे। वारंटी एक्सपेंस डेबिट 157, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट 157, यानी हम एंट्री पास करेंगे वारंटी एक्सपेंस डेबिट 157 और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट 157, ठीक है जी। ये हम एंट्री पास कर देंगे। तो हमने जो पहला इवेंट देखा मेजरमेंट करने के लिए, ऐसा इवेंट जो रिकरिंग होता है, ठीक है। ये आपको सिनेरियो देख के आइडिया हो जाएगा कि ये रिकरिंग इवेंट की बात हो रही है या ये वन ऑफ इवेंट की बात हो रही है। अगर प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो ये रिकरिंग इवेंट्स की बात हो रही है, वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस के ऊपर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर वन ऑफ इवेंट है तो वहां पे आप प्रोफेशनल जजमेंट या प्रोफेशनल एडवाइस यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस में आप बेस्ट एस्टिमेट निकालोगे ना जी, कि मैं अब देखो ना, एक लॉयर है वो 25 साल से केसेस को हैंडल कर रहा है, वो फिर एक आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता है जी आप इसकी वैल्यू, इसको आपको इतना लॉस बियर करना पड़ेगा, तो आप इतना लॉस रिकॉर्ड कर लो। इसके अलावा अगर जैसे हमने बात की थी IAS 16 में डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हमने क्या था कि एक एक्सपर्ट ऑफ दी जो एसेट है उसके थ्रू आप वो कंप्यूट करवाओगे, और वो जो एक्सपर्ट है वो आपको वैल्यू बताएगा, और उस पर आप फिर प्रोविजन को रिकॉर्ड करोगे। और अगर टाइम पीरियड रिकॉर्डिंग का और पेमेंट का सिग्निफिकेंट होता है तो आप उसकी डिस्काउंटिंग भी करते हो, जैसे हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट में डिस्काउंटिंग की थी। भाई देखो ना, वहां तो हमने बात यही जस्टिफाई की थी ना कि IAS 37 में जाके हमने ये डिस्कस करना है कि हमने इसको डिस्काउंटिंग करनी है,
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको अनवाइंडिंग करके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जब हमने आगे सब्सीक्वेंट में एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। इनिशियल में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। ये वन ऑफ सर ये करवा दो। प्रोफेशनल की फीस होगी, इसको किस प्रोफेसर की फीस आपका एक्सपेंस हो गया ना, वो तो आपका करंट एक्सपेंस हो गया, वो तो आपने फौरन ही पे कर दिया उसको। ठीक है, सर वो तो ये भी आपका करंट लायबिलिटी, जी सर ये भी करंट लायबिलिटी होगी जो प्रोविजन हमने की है। नहीं, प्रोविजन पे डिपेंड करेगा ना कि पे कब करनी है। अगर आपने 1 साल के बाद चांसेस है पे होने के तो फिर तो वो नॉन करंट हो जाएगी ना। जैसे प्रोविजन की बात हमने की थी, अब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, ये तो आपने 10 साल के बाद उसको डिसमेंटल करवाना है ना, तो ये तो नॉन करंट हो जाएगी। सर लेकिन इसको तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत कर रहे हैं ना, क्योंकि जो एक्सपेंस हुआ है हमें उसके तहत हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट भी एंट्री उसी साल में पास करनी है। लेकिन देखो ना, हम जब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग करते हैं तो हम सारा हम एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे ना, हम तो एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो एसेट डेप्रिशिएट होगा। फिर डिसमेंटलिंग के केस में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डिसमेंटलिंग के केस में तो हम तो एसेट रिकॉर्ड करते हैं, उसमें तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करते, जो मैंने ऊपर बताया भी था आपको। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। जी, ये आपने रिकरिंग में एग्जांपल अभी दी थी ना बैड डेट्स की भी, तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम निकालते हैं वो भी लायबिलिटी होती है। वो तो बेसिकली बैड डेट्स तो हमारे ही डेटर्स रिड्यूस हो रहे होते हैं ना। नहीं, वो लायबिलिटी होती है, वो IAS 1 का ना आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउ किया जाता है कि अगर कोई एसेट से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है तो वो आप उसमें से माइनस कर सकते हो, होती वो लायबिलिटी है। तो वो लायबिलिटी नहीं, वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं होता प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नहीं, वो लायबिलिटी के सेंस में इस्तेमाल होता है, वो प्रोविजन है। ठीक है, होता वो कॉन्ट्रा एसेट ही है ना, वो कॉन्ट्रा एसेट ही है ना, एसेट को कम तो कर दिया ना उसने। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब ये है कि अकाउंट वो भी लायबिलिटी होती है, वो भी डेफिनेशन लायबिलिटी के ही अंदर आएगी। जी, वो लायबिलिटी है ना, देखिए वो लायबिलिटी, प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक, वो लायबिलिटी है। ठीक है, ओके जी। जब हम प्रोविजन को इनिशियली मेजर कर लेते हैं तो फिर अब उसके सब्सीक्वेंट की बारी आती है। सब्सीक्वेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, कितना टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि प्रोविजन को ना हर रिपोर्टिंग पीरियड पे रिव्यू किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ना वारंटी की, वारंटी को हर रिपोर्टिंग पीरियड पे रिव्यू करेंगे। जैसे बैड डेट्स की बात है, बैड डेट्स हर अकाउंटिंग पीरियड पे रिव्यू होता है, और इंक्रीजेस या डिक्रीजेस जो भी रिक्वायर्ड होता है वो आप उसमें एडजस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बात की बैड डेट्स की, इनकम टैक्सेस की, वारंटी की। ठीक है, ये अमाउंट जो है, ये फिर अमाउंट क्या करते हैं हम उसमें, जो इंक्रीजेस या डिक्रीजेस रिक्वायर्ड होता है ना वो हम उसमें कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बैड डेट्स होते हैं वो उसकी प्रोविजन जब एस्टिमेट की जाती है तो पहले देखा जाता है कि इसका ऑलरेडी बैलेंस कितना है। ये जो प्रोविजन है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो हम उसमें ऐड करके एंट्री करते हैं, क्रेडिट होता है तो माइनस करके एंट्री करते हैं। यही करते हैं ना जी वहां पे बैड डेट्स के अंदर। तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमने उसको रीअसेस करना होता है अकाउंटिंग ईयर या रिपोर्टिंग पीरियड पे, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हमने उसको रीअसेस करके उसकी रिवाइज्ड अमाउंट अपडेट करनी होती है। और अगर डिस्काउंटिंग आपने यूज की हुई है, जैसे मैंने ऊपर बात की थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, तो फिर अनवाइंडिंग करनी है, और अनवाइंडिंग को हम बोरोइंग कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। अनवाइंडिंग को हम एसेट की कॉस्ट नहीं बनाते। अनवाइंडिंग, जब मैंने आपको अनवाइंडिंग पढ़ाया था IAS 16 में, तो मैंने आपको एंट्री करवाई थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर अनवाइंडिंग, सॉरी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ठीक है, तो अब डिस्काउंटिंग जब आपने की हो और आपने प्रोविजन डिस्काउंट करके कैलकुलेट की हो तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको हर साल आपको अनवाइंडिंग भी करनी पड़ेगी। ये है जी सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सर जी सर इसका पहला पॉइंट रिपीट कर दें सर। पहला पॉइंट ये है कि जब प्रोविजन आप एक दफा क्रिएट कर लेते हैं ना तो आप हर अकाउंटिंग डेट पे जाके उसकी वैल्यू को रीअसेस करते हैं कि ये वैल्यू में कोई तब्दीली तो नहीं रिक्वायर्ड, इंक्रीज तो नहीं रिक्वायर्ड, डिक्रीज तो नहीं रिक्वायर्ड। अगर इंक्रीज या डिक्रीज रिक्वायर्ड होता है
तो अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोविजन को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप मजीद एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, अगर आपने डिक्रीज करना है तो आप एक्सपेंस को कम कर लेंगे। जैसे बैड डेट्स की एग्जांपल है, बैड डेट्स में यही करते हैं ना जी हम, कि अकाउंट रिसीवेबल का जो करंट बैलेंस होता है उसके हिसाब से हम उसको लॉक करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल के करंट बैलेंस के हिसाब से आपकी प्रोविजन कम पड़ी हुई थी तो आपने उसको इंक्रीज कर दिया, अगर ज्यादा पड़ी तो आपने डिक्रीज कर दिया। इस तरह इनकम टैक्स की प्रोविजन इंशाल्लाह हमें ये नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स की प्रोविजन भी इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि पिछले साल आपने अंडर प्रोवाइड किया था, ठीक है, अब आप उसको नॉर्मलाइज कर लोगे, मजीद ऐड कर लोगे। वारंटी की बात है, पिछले साल आप जो आपने वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड की थी वो पिछले साल की सेल के मुताबिक थी, अब आपने इस साल की सेल के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है, अब एडजस्ट कर लोगे। ठीक हो गया सर। जी अच्छा, अब ना कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ये बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलरेडी आप इसमें इसको जानते हैं। जैसे ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है इफ ऑब्लिगेटरी, ये मैं इस पे बात कर चुका हूँ, ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है इस पे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के ऊपर। दूसरी जो स्पेशल प्रोविजन है वो है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, इसकी ना मिसाल दी जाती है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की समझाने के लिए ना, इसको हमारे उस्ताद जो थे वो इसकी मिसाल देते थे कि ये ऐसी, ये गले की हड्डी है, गले में, वो कहते हैं ना कि बड़ी अजीब सी मिसाल है कि कोड किल्ली गले में फंस गई है, अब ना निगलने वाली है ना उगलने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज है जिसको अगर आप निगलेंगे तो मसला है, उगलेंगे तो मसला है, ठीक है। इसकी मिसाल दी जाती है समझाने के लिए। लेकिन है ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको अगर आप फुलफिल करोगे तो भी नुकसान है, तोड़ोगे तब भी नुकसान है। यानी आगे खाई है पपी, वो क्या मिसाल है कि आगे खड्डा पीछे खाई, ठीक है, ये मिसाल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका अंजाम नुकसान ही है हर हाल में, वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है। मिसाल इसकी ऐसे है कि जैसे लीजिंग की मिसाल है कि आपने एक मकान ना, एक दुकान किराए पे ले ली, 5 साल के लिए दुकान किराए पे ले ली, अब आपको हर साल या हर महीने उस पर रेंट पे करना है, लेकिन किसी वजह से आप वो कारोबार नहीं कर पा रहे, आप वो कारोबार में नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर आप कारोबार बंद करते हो, यानी वो किराएदारी का एग्रीमेंट कैंसिल करते हो, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप कारोबार करते हो तो आपको नुकसान हो रहा है, आपकी वो कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आईएएस आपको अलाउ करता है कि आप ये चेक करो कि नुकसान कम किस में है, कारोबार को चलाने में नुकसान है या तोड़ने में नुकसान है, यानी बिजनेस को कंटिन्यू करने में नुकसान है या बिजनेस को तोड़ने में नुकसान है या एग्जिट करने में नुकसान है। तो जो वैल्यू कम आएगी ना नुकसान की, उस नुकसान की वैल्यू से आप एक प्रोविजन आज ही क्रिएट कर लो, ठीक है ना। ये है जी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप आज बिजनेस कंटिन्यू करते हो तो आपको टोटल नुकसान होगा ₹10,000 का, ये आपने एसेस किया फॉर कंटिन्यू। और अगर आप बिजनेस को ब्रीच करते हो, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हो, तो आपको ₹12,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, पेनल्टी टू ब्रेक या ब्रीच। तो इस केस में लोअर जो नुकसान है वो आपका है 10,000, तो आप 10,000 से आज एक लॉस रिकॉर्ड कर लोगे और एक प्रोविजन क्रिएट कर लोगे ताकि आपका फ्यूचर वाला एरिया सिक्योर हो जाए। ये लोअर की बात कर रहा है, ठीक है, लोअर की बात। अच्छा, इसके ऊपर ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस है जो मैंने यहाँ पे ना इधर आपके पास रखा हुआ है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसको ना हम इसको आप सॉल्व कीजिएगा आज, ठीक है। इसको हम ना कल डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ये वाला जो ऑनरस, क्योंकि ऑनरस जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, कल की क्लास के शुरू के जो 10 मिनट है हम इसको डिस्कस करेंगे। सर जी जी सर, ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें 10,000 का पड़ेगा,
और जी, अगर हम उसको ब्रीच करते हैं, अब लेट्स से ब्रीच किया तो हमें तो एक दफा पेनल्टी पड़ेगी ना, अगर कंटिन्यू करने से लॉस हमारा मतलब बढ़ता ही जाता है। नहीं नहीं तो नहीं फिर हम नहीं, कैसे हमने तमाम उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकालनी है ना कि कब तक कंटिन्यू करना है। भाई देखे ना 5 साल तक आपने अगर एक वो किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आप 5 साल तक ही कारोबार चलाओगे ना मैक्सिमम, उसके बाद तो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है कारोबार चलाना। ठीक है, तो ये 5 साल की वैल्यूज को आप प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लोगे, लिखा हुआ है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिटिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी लेट्स सपोज आपने 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अब 5 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, 4 में और 5 में आपको नुकसान जो होगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 12,000 है मिसाल के तौर पे, इन सब की पहले वैल्यू 12,000 है। और अगर आप आज इसको ब्रीच कर देते हो, ठीक है, अगर फौरन इसको आप ब्रीच करके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाते हो तो आपको इकट्ठा सिर्फ 10,000 देना पड़ेगा। ये बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये ऑन द कॉन्ट्रैक्ट की ना मैंने एग्जांपल एक नीचे बनाई हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चूंकि ये आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो तो ये आपको बड़ी हेल्प करेगी, ये समझने में बड़ा आसान सी एग्जांपल है। ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने इसमें आंसर दिया हुआ है इसका, तो इंशाल्लाह कल इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास से पहले। ओके, जो थर्ड कैटेगरी है वो प्रोविजन की, वो आईएएस के अंदर एग्जांपल है, वो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन है। और रीस्ट्रक्चरिंग की बात पिछले शायद कई जगह पे हमने की थी कि बिजनेस के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग से मुराद बिजनेस का स्कोप चेंज करना है। मसलन हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन पूरा बिजनेस सेल नहीं कर रहे, उसकी लाइन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उसको बंद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेवरेज की बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी स्टिंग, अगर पेप्सी कंपनी की बात करें तो कंपनी स्टिंग प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर रही है, या कंपनी लेज का प्लांट बंद कर रही है। तो ये एक रीस्ट्रक्चरिंग कहलाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेटअप होता है, उसके साथ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, मार्केटिंग इन्वॉल्व है, सेल्स इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ अटैच है, तो ये पूरी रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। सीजिंग एक्टिविटीज इन ए ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप एक जगह से ब्रांच बंद कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कराची से लाहौर मूव कर रहे हैं पूरे बिजनेस को लेके, आप फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, साइबर लेके जा रहे हैं, ये रीसर्चिंग कहलाएगी। रीलोकेटिंग वो बात मैंने कर ली, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन कि आप रिटेल से होलसेल में जा रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, आप पहले लोकल ट्रेडिंग कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने लगे हैं, ठीक है, पहले आप फिजिकल डिलीवरी कर रहे थे, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डिलीवरी करना चाहेंगे, पहले आप डायरेक्ट सेल में थे, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने लगे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस के अंदर जो बड़ा चेंज लेके आती हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। अच्छा, आईएएस कहता है ठीक है जी, अगर आप बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने लगे हो तो ऑब्वियसली हर रीस्ट्रक्चरिंग की एक कॉस्ट होती है ना जी, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। तो आप इस रीस्ट्रक्चरिंग की एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, जो भी खर्चा आएगा ना इस रीस्ट्रक्चरिंग पे, उसको आप आज की डेट में इसकी एक प्रोविजन बना के रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 कि मैनेजमेंट के पास उसका एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए, और दूसरा उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। यानी डायरेक्टर्स ने क्या किया है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनीज के अंदर एक सॉफ्टवेयर है एमएस प्रोजेक्ट, ठीक है, वो हम यूज करते थे जब हम कोई प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बनाते थे। एक क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, सीपीएम डायग्राम बनती है कि कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, कब खत्म होगी, ये एक्टिविटी की डेडलाइन क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमने इसमें अटैच करने हैं, ये पूरा एक प्लान। और ये प्लान बनना कोई आम बात नहीं होती है, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ये एक प्रोजेक्ट होता है, इटसेल्फ ये एक प्रोजेक्ट होता है। किसी रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी का प्लान इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिकली आई वाज ऑन जॉब, तो मैंने खुद एक रीस्ट्रक्चरिंग को हेड किया था एक्टिविटी को, तो उसके अंदर हमें 2 महीने से प्लान बनाने में लग गए थे, रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान 2 से 1.5 से 2 महीने। तो उसके बाद फिर हमने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसने अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी उसके अंदर, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया था। तो ये जो डिटेल फॉर्मल प्लान है, इसका बन जाना
और इसका स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट हो जाना ये जरूरी है। ये दोनों काम होंगे तो आप जो टोटल कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग है उसको फिर आप एज अ प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज की कॉस्ट है ना वो आप बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो रिसर्चिंग की कॉस्ट है सिर्फ आप उसी को बुक कर सकते हैं एज अ प्रोविजन। लेकिन जो ऑनगोइंग एक्टिविटी की कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, वो आप इसके अंदर नहीं बुक कर सकते। सिर्फ उस रिस्ट्रक्चरिंग को करने के लिए जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है ना, सिर्फ आप वही अपनी प्रोविजन का पार्ट बना सकते हो। जी बेटा, कोई सवाल? सर ये ऑनगोइंग तो रिस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी हो सकते हैं, फिर तो करेंगे। नहीं, ऑनगोइंग रिसर्चिंग के रिलेटेड कैसे होगा कि एक चीज तब्दील होने के बाद ऑनगोइंग का हिस्सा बनेगी ना भाई। एक चीज तो अभी अब लेट सपोज अगर हम पेप्सी स्टिंग को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो 7 अप की सेल्स का जो खर्चा है वो तो स्टिंग के अंदर नहीं हम मर्ज करोगे ना। 7 अप ऑनगोइंग है ना, स्टिंग तो अब खत्म हो रहा है। जो सेलमैन इस 7 अप की सेल्स कर रहे हैं उसका तो खर्चा हम स्टिंग की कॉस्ट में बुक नहीं कर सकते ना। हमने तो सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा ब्रेक करना है। ये जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं, ये उसकी बात हो रही होती है। आपने वो डिसीजन पढ़ लिए हैं, शट डाउन वाले डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? सर मैनेजमेंट अकाउंट नहीं लिया अभी तक। नहीं, आपने नहीं लिया। वैसे मैं ओवरऑल जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, शट डाउन डिसीजंस पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े? कंटिन्यू या फिर वो ड्रॉप हाँ, करने वाला? जी 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 जी, ऐड और वो पढ़। उसमें देखें ना, उसमें यही होता है ना कि जब आप एक बिजनेस एक सेगमेंट को ड्रॉप करने लगते हो तो आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करना होता है, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो एलोकेटेड होती है ना, वो तो आपकी कंटिन्यूइंग कॉस्ट होती है, उसको आप इग्नोर कर देते हो। वो तो आप चाहे बिजनेस करो या ना करो तब भी वो इंकर होनी होती है ना, वो तो एलोकेटेड कॉस्ट है। और एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी भी आपकी रेलिवेंट नहीं होती है, वो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही है सर। गुड। ये है जी प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। इसमें एक पॉइंट ना यहाँ पे लिख लें, अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो अपने पास नोटबुक में लें कि प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस इज नॉट अलाउड। ये कहीं पे लिख लें। ये वैसे पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, जब मैंने ये पीडीएफ बनाई तो मुझे याद आया था, लेकिन बहरहाल अभी मुझे याद था। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ्यूचर में नुकसान नजर आ रहा है, अभी वो हुआ नहीं है नुकसान। मसलन आप कहें जी 2 साल के बाद मुझे ना एक नुकसान नजर आ रहा है तो मैं अभी उसको रिकॉर्ड कर लूं प्रोविजन के तौर पे। नहीं, वो नुकसान आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो ऑपरेटिंग लॉस आप अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब होगा फिर देखा जाएगा। आप अगर आपको ये चीज नजर आ रही है कि वो नुकसान हो रहा है तो आप फिर कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि वो नुकसान ना हो। ठीक है, तो फ्यूचर, यहाँ पे वर्ड है फ्यूचर, ये कोई इससे रिलेट ना कर दे कि ये अभी तो बैड डेट भी तो फ्यूचर का एक्सपेंस है। नहीं, बैड डेट से अगेंस्ट सेल तो भी हो चुकी है ना। मैं बात कर रहा हूं कि 2 साल बाद जो मैं सेल करूंगा उस सेल पे मुझे नुकसान होगा, मैं वो अभी रिकॉर्ड कर लूं। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। ये सिर्फ आईएएस ने क्या किया है, अपने प्रॉफिट्स को, ये कहते हैं ना विंडो ड्रेसिंग, एक कॉन्सेप्ट यूज होता था कि अपने करंट प्रॉफिट को आप अनड्यूली अंडरस्टेट कर लो और जब फ्यूचर के अंदर आपको नजर आए तो आप उस प्रोविजन को रिमूव करके वापस प्रॉफिट को बढ़ा लो। लोग करते थे इस तरह कि जिस साल प्रॉफिट ज्यादा होता था ना उस साल अननेसेसरी एक एक्सपेंस बुक करके प्रॉफिट को कम कर लेते थे, और जिस साल आपको ये पता लगता था कि इस साल प्रॉफिट कम होगा तो उसी प्रोविजन में से कोई अमाउंट रिलीज करके अनड्यूली उस प्रॉफिट को वापस अपनी रिक्वायर्ड स्टेट के ऊपर ले आते थे। इसे कहते हैं बिग बाथिंग। ठीक है जी, बिग बाथिंग ये कॉन्सेप्ट था।
बिग बाथिंग कहते हैं कि जिस पीरियड में प्रॉफिट हो रहा होता है ना, उस पीरियड के अंदर आप अननेसेसरी एक्सपेंस बुक करके उस प्रॉफिट को कम कर लो, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस पीरियड के अंदर आपको नुकसान हो रहा होता था, तो आप उस अनड्यू क्रिएटेड प्रोविजन को रिवर्स करके अपने प्रॉफिट्स को रिक्वायर्ड लेवल तक वापस ले जाते थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आईएस ने आपको, जी ये विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं हाँ इसको? जी, विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं। लेकिन बिग बाथिंग जो है ना, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग तो हर चीज में सकती है ना, लेकिन बिग बाथिंग खाली प्रोविजंस के हिसाब से बात होती थी, स्पेसिफिक टू दी प्रोविजन। ओके जी, अब ये स्टैंडर्ड तकरीबन कंप्लीट है। इसके अंदर बस एक कॉन्टीजेंसीज है, और कॉन्टीजेंसीज का इतना टेक्निकल एरिया नहीं है। कॉन्टीजेंसीज कहते हैं कि ये जो इवेंट है, ये जो लायबिलिटी है या जो एसेट है, इसकी कंफर्मेशन किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है। जैसे देखें, अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब यहां पे वर्ड क्या आ गया? पॉसिबल, यानी इसकी अब पावर कम हो गई। जो अगर आप कंटिन्यूम जाए ना ऊपर, तो प्रोबेबल से निकल के कहां चला गया मामला? पॉसिबल में चला गया। तो पॉसिबल के केस में ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑब्लिगेशन से, सॉरी, प्रोविजन से डीमोट होकर कहां चली गई? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं नीचे जाके। अगर 50% से ज्यादा है तो वो प्रोबेबल था और उसको प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब उसकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल की तरफ चली गई है, लिहाजा अब ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन गई है। तो contingent liability is a possible obligation arising from past events whose existence will only be confirmed by the occurrence of uncertain future events not wholly within the control of entity. जैसे अगर हम ये बात करें कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस अगर 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि आप हार जाओगे, तो वो तो प्रोविजन है। लेकिन अगर 50% से कम है, 40% है, 30% है, तो फिर ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, ये फिर प्रोविजन नहीं है। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूं। इस तरीके से कॉन्टीजेंट एसेट भी है। जैसे एक साथी ने सवाल किया था कि अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको तो पैसे मिलेंगे, तो उस केस में वो कॉन्टीजेंट एसेट है। ठीक है, तो वो भी आप अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये बोथ कॉन्टीजेंट एसेट्स and contingent liabilities are disclosed in the financial statement. ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज किए जाती हैं, नोट्स टू दी अकाउंट में डिस्क्लोज होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने एक छोटा सा टेबल भी बनाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रहे कि ये जो कंटिन्यूम है ना, सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट, इसको मैंने आउटफ्लो के हिसाब से देखा है और इनफ्लो के हिसाब से देखा है। ठीक है, अगर आउटफ्लो तो लायबिलिटी है, इनफ्लो तो एसेट है। अगर आप वर्चुअली सर्टेन है, तकरीबन आप 95, 96%, 99% सर्टेन है, तो फिर तो आप नॉर्मल लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे और नॉर्मल एसेट रिकॉर्ड करोगे। उसमें कोई कॉन्टीजेंसी है ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्टेन है ना कि आपको बेनिफिट पे करना है या बेनिफिट रिसीव होना है। प्रोबेबल के केस में आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी के लिए, लेकिन एसेट के अंदर आप कॉन्टिंजेंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे इधर यहाँ पे मतलब प्रोबेबल के केस में कॉन्टिजेंट एसेट है, लेकिन वो जो ऊपर अपना इसकी डेफिनेशन है वहाँ पॉसिबल लिखा हुआ है। हाँ, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन से द प्रोबेबल। यस, ये चीज गुड ऑब्जर्वेशन, यू कैन चेंज इट टू प्रोबेबल। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ना हम प्रोबेबल का वर्ड एसेट के साथ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो तकरीबन हमें उसके चांसेस कंफर्म हो। लेकिन यहाँ वर्ड पॉसिबल का ही इसको रहने दें, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर पॉसिबल का वर्ड ही लिखा हुआ है। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ होती है ना इसकी कॉन्टीजेंसीज की, कॉन्टीजेंट एसेट के लिए किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होना जरूरी होता है। यहाँ पे इवेंट की बात कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आप पॉसिबल लिखा रहने दें, लेकिन इसको आप किसी इवेंट से अटैच करें। ये देखिए ना, whose existence
will only be confirmed by the future events. जैसे ये कोर्ट जी केस की सर। मिसाल दी कि आपका जो कोर्ट केस है वो आपने किया हुआ किसी पे कोर्ट केस और आपको यकीन है कि आप जीत जाओगे, ठीक है, लेकिन वो जीतने का यकीन होना एसेट को रिकॉर्ड करने की दलील नहीं है। जीतना ये दलील है। जब आप जीत जाओगे फिर एसेट को रिकॉर्ड करना। अभी तो आप क्या करो, अभी तो आप उसको सिर्फ डिस्क्लोज करो एज ए कॉन्टीजेंट एसेट। पॉसिबल केस में आपने सिर्फ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है और यहां के केस के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। ये परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये और रिमोट के केस में आपने किसी जगह कुछ भी नहीं करना होता, ना लायबिलिटी के केस में कुछ करना है, ना इसके केस में कुछ करना है, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस है उसके हैपन होने का। तो ये एक समरी थी जो कि बड़ी स्टैंडर्ड की थी, जो कि तमाम ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। और इसके ऊपर एक फ्लो चार्ट बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ है, ये हर चीज को क्लियर कर देगा। ये देखिएगा, यहां से आप स्टार्ट हुए हैं, दिस इज द स्टार्ट। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चेक करेंगे कि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो चेक करेंगे कि ये प्रोबेबल आउटफ्लो है, ठीक है। अगर नहीं है तो चेक करेंगे कि रिमोट है। अगर रिमोट है तो कुछ नहीं करेंगे, रिमोट नहीं है तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर थर्ड केस में तीसरी कंडीशन में भी यस चेक करना है तो रिलायबल एस्टीमेट है, आप कहें जी है तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर रिलायबल एस्टीमेट नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन पूरी नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। बड़ा सिंप्लीफाइड किस्म का फ्लो चार्ट है जो के अंदर आपको हर चीज एक्सप्लेन करके दे रहा है। इसको आप एक दफा देख लें। ओके क्लास, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो आज के लिए if you don't have any question तो we will close the session today. कल की क्लास में इंशाल्लाह हमने मजीद कुछ दो स्टैंडर्ड IFRS 5 है और IS 8 है, इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको कर लें। जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है उस नेक्स्ट वीक में हम फिर कैश फ्लो को प्रायोरिटी पे टेकअप करके उसे क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं, मैंने शेयर फोल्डर में ना दो स्टैंडर्ड्स के लेक्चर रखे हैं, बड़े सिंपल लेक्चर्स हैं, जो IFRS 8 और IFRS 2 के हवाले से बहुत सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड्स हैं। उनको आप वीकेंड पे उनको देखिएगा लेक्चर्स को, तो और उसको फिर आप उसके अंदर ही मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए हुए हैं और मैक्सिमम जो उसके कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए। अच्छा, अब ये इस IS 37 के हवाले से जो आपकी बुक है, इस बुक के अंदर जो 12 से 13 एग्जाम्पल्स इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर दी हुई हैं, तो वो चीज़ें आप जाके एक दफ़ा गो थ्रू करें। मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर मैंने आपको बताया था इसका 177,
जी, इसके अंदर ना बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, 12 से 13 एग्जांपल्स हैं, और वो लेंथी एग्जांपल नहीं है, वो छोटी छोटी एग्जांपल। मैं आपको उसका एक एग्जांपल ना आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ 177 पेज नंबर पे। ये बुक को आपने कंप्लीट जरूर करना है जी, हर स्टैंडर्ड के हवाले से, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बिग बाथिंग की बात की हुई है शुरू में। ये देखिए इन्होंने बिग बाथ का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि एक एग्रीगेट लार्ज प्रोविजन क्रिएट करती थी, और उस लार्ज प्रोविजन को बाद में फिर वो यूटिलाइज करते थे अपने एक्सपेंसेस को टैकल, अपनी इनएफिशिएंसीज को हाइड करने के लिए। ठीक है, ये कंपनीज करती थी। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लीगल और कंस्ट्रक्टिव के हवाले से। इसमें आपको मैं जैसे एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जांपल नंबर 1, ये देखिए जी एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि a retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied customer even though it is no legal obligation to do so. Its policy of making refunds is generally known. तो मैंने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है उसके लिए ऑब्लिगेशन होने का 2 क्राइटेरिया है। एक क्या है कि आपकी इस्टेब्लिश पास प्रैक्टिस हो, और दूसरा क्या है कि आपकी पॉलिसी पब्लिश हो। ठीक है, तो आपने इसको पब्लिश किया हुआ है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि शुड ए प्रोविजन बी मेड एट द एंड। इसका आंसर है द पॉलिसी इज वेल नोन क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, दिस इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इट इज प्रोबेबल सम रिफंड्स विल बी मेड, दीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यानी ये एक रिकरिंग इवेंट है, रिफंड होना तो एक रिकरिंग इवेंट है ना जी। तो अब एक चीज की पास प्रैक्टिस अवेलेबल है तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से मैं एक एग्जांपल अगली भी पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 2, यस, ये देखिए जी एग्जांपल नंबर 2 में दिया हुआ है कि अब पाकिस्तान पेट्रोलिंग लिमिटेड रिक्वायर्स ए प्रोविजन एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम नाउ टू रीस्टोर द साइट। द रीस्टोरेशन ऑफ साइट करंटली रिक्वायर्स 3 लाख। यानी अभी की जो कॉस्ट है अगर आप अभी रीस्टोर करवाते हैं तो वो 3 लाख है, और द कंपनी एस्टिमेट दैट ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द ईयर रीस्टोरेशन कॉस्ट विल बी ₹1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख क्या करेंगे आप, अब पूछ रहे हैं कि व्हाट अमाउंट, आप 3 लाख रिकॉर्ड करोगे या 1 लाख करोगे। तो आंसर क्या है कि हमने तो 10 साल के एंड पे उसको रीशो करना है ना, तो हमारे लिए 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू है जिसको हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट आप साथ नोट भी कर लें, यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड इग्नोर किया हुआ है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख। ये उस अमाउंट जो भी हमने पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, इस तरीके से 12 एग्जांपल स्टैंडर्ड या 12-13 एग्जांपल दी हुई हैं। ये बहुत छोटी छोटी एग्जांपल है, इतनी बड़ी एग्जांपल्स नहीं है, ये आपने कंप्लीट करनी है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है सर। गुड, तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।